सतनाम जी। वाहेगुरु 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 जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सभी को। आवाज आ रही है गुड मेरी मॉर्निंग आपको? सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो मैं इतने ना फटाफट से बच्चे ऐड कर रहा हूँ। जिन जिन बच्चों को डाउट्स हैं एक बार फटाफट से पहले तो चैट बॉक्स में अपने नाम लिख दो जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। जिन जिन को डाउट्स है अपने चैट बॉक्स में नाम लिखते रहो जी। फिर वन बाय वन मैं फिर नाम से बुलाऊंगा और जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको हम क्लियर करेंगे फिर। चलो जी, स्टार्ट करें फिर अपना सेशन। अच्छा यस सर। पहले तो मुझे ये बताओ। यस। पहले मुझे ये बताओ कि पहले जो मैंने आपको दो चैप्टर दिए थे उसकी रिवीजन करें या आज हम सिर्फ डाउट्स ले रिवीजन कल करें, जैसे आप बोलोगे मुझे। सर रिवीजन। सर रिवीजन। अच्छा, पहले रिवीजन करें। यस सर। चलो ठीक है, पहले ऐसा करते हैं, फिर रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम डाउट ले लेंगे, ठीक है जी। हाँ यस सर। सर। अच्छा, दो चैप्टर मैंने गुड कौन मॉर्निंग कौन से सर। दिए थे? एक तो चैप्टर मैंने दिया था सप्लाई का, वैल्यू ऑफ सप्लाई। और एक वैल्यूएशन सेकंड और चैप्टर मैंने दिया वैल्यूएशन। था वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई का। यस सर। ठीक है, चलो इधर सुनो ध्यान से। मे बी जो बच्चे आज यहाँ पे कई ऐड हुए हैं, मे बी उसमें से कई बच्चे नए हों, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारे टारगेट चल रहे थे। ठीक है जी, बीच में सेशन लेने मैंने बंद कर दिए थे क्योंकि मैं घर चला गया था, फिर हाथ में फ्रैक्चर हो गया। तो लास्ट टारगेट जो मैंने दिया था जीएसटी हमारा चल रहा था। इनकम टैक्स हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके थे। जीएसटी के अंदर मैंने दो चैप्टर आपको टारगेट दिए थे, एक तो वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई और एक नॉर्मल सप्लाई का ट्रीटमेंट क्या होगा। ये दोनों चैप्टर मैंने दिए थे, ठीक है जी। तो पहले एक बार फटाफट से उसकी रिवीजन कर लेते हैं, आधा पौना घंटा। उसके बाद फिर आपके जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स में ले लूंगा, और फिर कल भी हमारा डाउट सेशन है। इवन संडे को भी हमारा डाउट सेशन है, ठीक है। तो डाउट सेशन हमारे पास अभी पूरे के पूरे दो बचे हैं, तो उसमें आपके जितने भी डाउट्स होंगे उम्मीद करूंगा वो सारे क्लियर हो जाएं। आओ जी फटाफट से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ जी, कौन सा बच्चा खुद बताना चाहता है कि सर मैं रिवीजन करवाना चाहता हूँ? उससे स्टार्ट करेंगे। फटाफट चैट बॉक्स में नाम लिख दो जी, जल्दी। जो बच्चा खुद चाहता है कि सर रिवीजन हमसे स्टार्ट की जाए आज की। साकेत ने लिखा है जी सबसे पहला नाम। साकेत कहता है सर मुझसे रिवीजन स्टार्ट करो। चलो साकेत। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। सर आप दिख नहीं रहे। मैं दिख नहीं रहा, मुझे देख के क्या करोगे? नहीं सर, ऐसे ही बताया वो। अच्छा। ल- पार्टिसिपेंट से दिख रहे हैं। लो जी, अब दिख रहा हूं मैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। चलो जी, साकेत रिवीजन कराओगे? तैयारी करके आए हो? हाँ सर, सप्लाई और वैल्यूएशन ना। हाँ जी। चलो हाँ सर, सबसे पहला हम पूछिए। चैप्टर स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन का। अब हाँ जब ओके आपने सर। जीएसटी किया था ना, तो जीएसटी में एक टॉपिक हमने किया था वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई का, जी ठीक है। सर। पहले तो मुझे इतना बताओ कि जीएसटी में जो भी हम वैल्यू लेते हैं जीएसटी लगाने के लिए, तो उस वैल्यू को हम किस नाम से बुलाते हैं? मतलब कौन सी वैल्यू पर हमें जीएसटी लगाना होता है? सर वैल्यूएशन सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में है। ठीक है। वहाँ वहाँ पे हम ये बोलते हैं कि सेक्शन 15 में हमने ये लिखा है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही हम लोग असेसेबल वैल्यू मान लेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बताओ, ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही हम असेसेबल वैल्यू मान लेते हैं,
बट क्या हाँ, ट्रांजैक्शन दो वैल्यू को कंडीशन हर है, केस में असेसेबल वैल्यू मानते हैं? कुछ कंडीशन होती हैं। दो कंडीशन है सर। कौन दोनों कौन सी? दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं? एक तो सप्लाई अनरिलेटेड पार्टीज के साथ हो, मतलब वो रिलेटेड पार्टीज नहीं है जिन ठी- सप्लायर और रिसिपिएंट। ठीक है। और सर दूसरा कंडीशन ये है कि प्राइस एक सोल कंसिडरेशन है, मतलब इन काइंड में कुछ भी नहीं है, अच्छा, मतलब खाली। हाँ, एक बात मुझे बताना, आपने बोला कि दो कंडीशन है, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही असेसेबल वैल्यू मान लेंगे। पहली हम्म, कंडीशन आपने बोला कि बायर और सेलर रिलेटेड पार्टी ना हो, और दूसरी हाँ कंडीशन ये है कि प्राइस एक सोल कंसिडरेशन हो। हाँ। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मान लो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं। ओके अब अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो क्या ट्रांजैक्शन वैल्यू पर ही जीएसटी लगेगा या इसमें कुछ एडिशन भी होंगे? सर, 15(2) एक सेक्शन है, उसमें एडिशंस जो जो हैं उसको बताए गए हैं। ठीक है। 15(2) A B C D E। ए में टैक्सेस अदर देन नहीं नहीं, जीएसटी। वो भी छोड़ दो, बस मेरा क्वेश्चन ये था कि एडिशन हाँ होंगे या नहीं होंगे, हाँ, एडिशन सर 15(2) में होंगे, 5 और एडिशन है। और कुछ डिलीशन होंगे नहीं होंगे? हाँ, डिलीशन सर 2 एडिशन है फिर सेक्शन 15(3) में डिस्काउंट के रिलेटेड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आकाश, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है। आकाश। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। साकेत ने बोला कि 15(2) में ना हमें 5 एडिशन करने हैं। ठीक है, तो उसमें से यस ना सर। कोई भी दो एडिशन मुझे बता दो कि दो एडिशन कौन कौन से हैं। सर एक तो जो टैक्स है वो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं होने चाहिए। जैसे सर कस्टम ड्यूटी हो गया, एंटर व्हीलिंग ड्यूटी हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया। और सर दूसरा है, कोई भी एक्सपेंडिचर अगर रिसिपेंट, एनी एक्सपेंडिचर पेड बाय रिसिपेंट बट ऑब्लिगेशन जो है उसकी सप्लायर के पास होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपने पहला बोला कि ऐसा कोई भी टैक्स जो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुआ, एक तो वो ऐड करेंगे, और दूसरा आपने बोला सर कि ऐसा कोई खर्चा जो रेसिपिएंट ने पे किया जिसका ऑब्लिगेशन सप्लायर का था वो भी हम ऐड करेंगे। सप्लायर के पास है। ठीक, यस सर। बहुत बढ़िया आकाश। निकिता, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, इन दोनों के अलावा बाकी 3 एडिशन कौन कौन से हैं? और तो एक इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, ठीक है। और इंटरेस्ट और लेट फी है, ठीक और है। एक तो सर जो सब्सिडीज एग्जेम्प्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना करवाता है, और जैसे प्राइवेट ट्रस्ट ये सब होगा तब वो ऐड होगा। अच्छा, गवर्नमेंट सब्सिडी को हम माइनस नहीं करेंगे, प्राइवेट वाली को ऐड करेंगे। ठीक है, बहुत नहीं। बढ़िया। हाँ यही ना, मतलब प्राइवेट वाली को हम ऐड करेंगे, गवर्नमेंट वाली को नहीं करेंगे। ये। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। तृप्ति, यस सर। इस वैल्यू में से क्या हम कुछ माइनस भी करते हैं? यस सर, जो डिस्काउंट मिलता है हम लोग को वो माइनस करता है। डिस्काउंट कौन कौन से होते हैं? सर सिर्फ कैश डिस्काउंट माइनस करते हैं, वैसे ट्रेड डिस्काउंट भी होता है बट इसमें कैश डिस्काउंट माइनस करता है। नहीं, कैश डिस्काउंट तो हम माइनस करते हैं, बट डिस्काउंट की दो कैटेगरी होती है, एक तो प्री सप्लाई, पोस्ट सप्लाई, ऐसा कुछ आपने पढ़ा हुआ है? हाँ सर, प्री सप्लाई वाले सिर्फ डिस्काउंट माइनस करता है। अच्छा, पोस्ट सप्लाई वाला डिस्काउंट माइनस नहीं करते? नहीं। नहीं करते? सर एक तो प्री सप्लाई हाँ करते हैं सर, पोस्ट सप्लाई भी डिस्काउंट अच्छा, माइनस पोस्ट करता सप्लाई है। डिस्काउंट भी माइनस करते हैं। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट और प्री सप्लाई डिस्काउंट आपने बोला माइनस करते हैं, नॉर्मली ही हम्म। माइनस कर देते हैं या माइनस करने की कुछ कंडीशन होती हैं? सर प्री सप्लाई तो नॉर्मली माइनस करते हैं, पोस्ट सप्लाई की कंडीशंस होती हैं। कंडीशन क्या होती है उसकी? सर कंडीशन तो नहीं याद आ रही। अच्छा, कंडीशन नहीं याद आ रही। आकाश, यस सर। कंडीशन बताओ जी, दो कौन कौन सी होती हैं पोस्ट सप्लाई की? पोस्ट सप्लाई की कंडीशन। हाँ जी, सर कंडीशन। इस्टेब्लिशमेंट, सर इसमें कोई वो लिंक्ड थ्रू ऐसे कुछ था, लिंक थ्रू रिलीवेंट इनवॉइस। हम्म। और सेकंड था, अगर आईटीसी हम रिवर्स कर देते हैं रिसिपेंट तो। आईटीसी हम रिवर्स कर दें या बायर रिवर्स कर दे अपना? नहीं सर, बायर रिवर्स कर दे अपना। सारा रिवर्स कर दे या डिस्काउंट के पोर्शन वाला? सर डिस्काउंट के पोर्शन वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया। देख के बताया ना? नहीं सर नहीं। झूठ मत बोलना नालायक। सर नहीं, देख के नहीं बताया सर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर सुनना ध्यान से, इधर सुनना। अभी तक 3-4 बच्चों ने जो रिवीजन कराई है उससे कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि जब भी आप जीएसटी में वैल्यू निकालोगे तो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही वैल्यू मानते हैं।
उस ट्रांजेक्शन वैल्यू पे जीएसटी लगाने से पहले 5 एडिशन होंगे, 2 डिलीशन होंगे। एडिशन हमारे 15(2) में होंगे, डिलीशन हमारे 15(3) में होंगे। अगर मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ कि जीएसटी में वैल्यू कैसे निकलती है, 15(1) में अगर आप 15(2) ऐड कर दोगे, माइनस में 15(3) कर दोगे, तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। 15(2) में 5 एडिशन कौन कौन से हैं? सबसे पहला एडिशन, कोई भी टैक्स जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ, आप उसको ऐड बैक कर दोगे। दूसरा आप ऐड बैक करोगे ऐसा कोई खर्चा जो रेसिपिएंट ने पे किया सप्लायर के बिहाफ पर, उसको ऐड बैक कर दोगे। तीसरा, कोई भी इंसिडेंटल खर्चे जो होंगे वो भी आप ऐड बैक कर दोगे। फोर्थ ऐड करोगे अगर कोई इंटरेस्ट और पेनल्टी है लेट पेमेंट के लिए, वो आप ऐड बैक कर दोगे। और पांचवा आप ऐड कर दोगे अगर कोई सब्सिडी है अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी, वो आप ऐड बैक कर दोगे। इन पांचों को ऐड करने के बाद फिर डिस्काउंट माइनस करोगे। प्री सप्लाई डिस्काउंट नॉर्मल माइनस होगा, कोई कंडीशन नहीं है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस करने की कुछ कंडीशन होती हैं, 2 कंडीशन है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस करोगे। उसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगी ना, उस वैल्यू पर आपको जीएसटी लगाना है, बस ये बात ध्यान देना। तो जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं एग्जीक्यूटिव के, ये बात ध्यान दो, 200% मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके दिसंबर के एग्जाम में वैल्यूएशन वाला क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो बहुत ध्यान से देखना कि 15(2) में कौन कौन सी एडिशन होनी है, 15(3) में कौन कौन सी डिलीशन होनी है, उसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगी ना, उस वैल्यू पर आपको जीएसटी लगाना है, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी। अच्छा, एक पॉइंट मेरे मन में ना और डाउट आ रहा है, मैं चाहता हूं कि मैं आपसे पूछूं। कई बार ना एग्जाम में ना क्वेश्चन जो दिया होता है ना आपके एग्जीक्यूटिव लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर इतना दिया नहीं होता, एग्जीक्यूटिव लेवल पर क्वेश्चन दिया होता है कि उसने ना एक वैल्यू बोली होती है और उस वैल्यू के ब्रैकेट में लिखा होता है कि ये वैल्यू जो है ना ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। अच्छा, अगर ये वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगाना पड़ेगा या उसमें से जीएसटी अलग निकालना पड़ेगा? इसका आंसर मुझे देगी श्वेता। श्वेता, सर फिर से पूछो एक बार। मेरा क्वेश्चन ये है श्वेता कि अगर आपको वैल्यू दी है और वो वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दी है और आपसे अगर गवर्नमेंट पूछ ले कि इसमें जीएसटी कितना है, तो उस वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगाओगे या उसमें से जीएसटी निकाल के बताओगे? उसमें से निकाल के लगाना है। उसमें से निकाल के लगाना है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, नहीं नहीं, उसके अंदर नहीं, उसके अंदर जीएसटी है। अच्छा जीएसटी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो वैल्यू दी है 11,80,000, ठीक है, एक मिनट। और ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, इसमें जीएसटी 18% है। ओके, तो अब 18% जो जीएसटी है वो 11,80,000 मल्टीप्लाई 18% करूंगा या इसमें से जीएसटी निकालूंगा? इसमें से जीएसटी निकालोगे। तो बताओ कितना आएगा फिर? एक मिनट सर। जल्दी बताओ। 2,12,400। नहीं, मैं नहीं खेलूंगा आपके साथ। 11,80,000 वैल्यू है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी और 18% जीएसटी है। मुझे ये बताओ कितना जीएसटी है? अगर आप इसका आंसर नहीं दे पा रहे ना तो एग्जाम के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, फिर ध्यान रखना। एक मिनट सर। दृष्टि का आंसर आया 10 लाख, मुस्कान का आंसर आया 10 लाख। मैंने जीएसटी मांगा है, मैंने जीएसटी मांगा है, ध्यान रखना। सर नहीं आ रहा। हाँ, एग्जाम दिसंबर में ही है ना। सर एक्चुअली मैं आज जीएसटी नहीं करके आई हूँ, मैं बहुत सारे मेरे इनकम टैक्स के डाउट्स लेके आई हूँ। मेरे आज को लगा डाउट्स लोगे, ये नहीं लोगे। मैं नहीं ऐसे गेम खेलूंगा। आपको लगा डाउट्स लोगे तो आपके एग्जाम अभी 20 दिन के बाद हैं, तो जीएसटी तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, पहली क्लास का क्वेश्चन है। तो हाँ, पर अभी मुझे आ रहा नहीं है। अब अगर ऐसे आप मुझे आंसर दोगे फिर ध्यान रखना, फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है जी। बच्चा कह रहा है मैं जीएसटी रिवीजन करके नहीं आया, मैं इनकम टैक्स के डाउट्स लेके आया हूँ। नालायक, जीएसटी की रिवीजन नहीं अब हो रही, जीएसटी तो आप रिवीजन कर चुके हो। ये बात ध्यान देना। 20 दिन एग्जाम को हैं, 20 दिन के बाद अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आप तो काम खत्म करके आ जाओगे। आकाश, 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 आप मुझे बताओ ये आपने आंसर कैसे निकाला? पहले तो सर पहले इसमें सर आपने 1,80,000 दिया था ना? 11,80,000 नालायक। हाँ, 11,80,000 को सर पहले उसमें से जीएसटी तो माइनस कर दिया अपॉन 118 इंटू 100 करके। अपॉन 118 इंटू 100 करके 10 लाख आ रहा है। हाँ जी। हाँ। और सर फिर 10 लाख का 10 लाख को
118 इंटू 18 करके। ये क्या निकाल रहे हो आप? ये क्या निकाल रहे हो? ये तो सर 1180 दोबारा आ सर ये गया तो फिर। जीएसटी निकलेगा। नहीं सर, आपने सर आंसर 10 लाख को निकाला है, 118। आपने 1,52,543 आंसर निकाला है। यस सर। ये कैसे निकाला है आपने आंसर? आप देखो सुबह सुबह सर मुझे गुस्सा दिला रहे हो। सर जो भी हमारा अमाउंट आएगा उसको सर 118 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 18 कर दिया। जो भी हमारा अमाउंट बताओ, आपने ये मुझे बताओ, ये वैल्यू आपने कैसे निकाली है? आपने कैलकुलेटर पे भी निकाली होगी ना? यस सर। कैसे निकाली है बताओ, मेरे हाथ में कैलकुलेटर सर है। 10 सर सर वैल्यू 10 लाख आ गई। वैल्यू 10 लाख आ गई। सर 10 लाख को डिवाइड कर दिया 118 से। मतलब पहले 1180 से मैं 10 लाख पर आऊं, फिर 10 लाख को दोबारा 118 से डिवाइड करूं? यस सर। क्या कर रहे हो? एग्जाम पहले तो मुझे सर क्लियर करो, पहले वाला एग्जाम कब है? अगली जून में तो नहीं है कहीं किसी के? नहीं सर, दिसंबर में है। हाँ तो अब सुनना ध्यान से, एग्जाम क्यों नहीं निकलते फिर? इस चक्कर में नहीं एग्जाम निकलते जो आप ये काम कर रहे हो यहाँ पे। एक बात मुझे बताओ, 11,80,000 वैल्यू है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो आप कैसे निकालोगे? अगर 1180 में जीएसटी इंक्लूड है तो इट मीन 11,80,000, यस सर। ठीक है, डिवाइड बाय 118 यस और सर। मल्टीप्लाई 18, तो 1,80,000 पे साफ साफ जीएसटी आ तो रहा है। यस 10 वो लाख सर पहले वैल्यू, मैंने उसमें वो कर। देखो 10 लाख वैल्यू यस हो गई, 1,80,000 जीएसटी यस होगा, टोटल 11,80,000 ऐसे ही तो बनेगी। यस सर। तो प्लीज यार इतनी माइनर माइनर मिस्टेक मत करो, फिर बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन आएंगे और मुझे पता लग रहा है कि एग्जाम सोल्व क्यों नहीं होता आपका। और ये कोई एक्सक्यूज नहीं सर है कि इसमें सर वैल्यू में से नहीं निकालते जीएसटी? नालायक, वैल्यू तो हमारी 1180 है ना, उसमें से ही तो जीएसटी मैंने निकाला है। अब 10 लाख तो मेरी वैल्यू आ गई जिसमें मुझे जीएसटी लगाना है, तो इट मीन 10 लाख को यस मल्टीप्लाई सर। 18% करूंगा तो 81 ही आ जाएगा। ओके सर। ओके चलो जी। सर एक बार वो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वाली कंडीशंस बता दीजिए ना। पोस्ट सप्लाई हाँ डिस्काउंट की कंडीशन ये है कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट आपका माइनस तब होगा, सबसे पहली कंडीशन तो वो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट के अंदर होना चाहिए, मतलब वो आपका डिस्काउंट इनवॉइस से रिलेटेड हो, और दूसरा है कि बायर ने उतने पोर्शन का आईटीसी रिवर्स कर दिया हो। जैसे मान लो आपने नाम सुना होगा कैशबैक का, ठीक है ना? अब जो भी यस आपके सर। अकाउंट में कैशबैक आएगा ना, तो गवर्नमेंट कह रही है उस कैशबैक पर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, बस हमें ये एश्योरिटी दे दो ओके कि उस कैशबैक का जो भी जीएसटी बनता है तुमने अपनी बुक्स में बुक ना किया हो, ठीक है ना? क्योंकि अगर ओके मैंने सारा सर एक बार इसको हम्म। सर एक बार इसको एग्जांपल मतलब कि नंबर्स के साथ समझा दीजिए ना। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो आपने मेरे से 1,00,000 रुपए का सामान लिया, 20% जीएसटी यस है सर। तो 1,20,000 रुपये हो गया। आपने मुझे यस सर। 1,20,000 रुपए की पेमेंट की और 1,20,000 रुपए के ऊपर जो जीएसटी बना आपने पूरे का आईटीसी बुक कर लिया, यस सर। ठीक है? अब अगर पूरे का आईटीसी बुक किया तो 10 दिन के बाद ना आपके पास 20% कैशबैक आ गया। यस सर। अब 20% कैशबैक का मतलब क्या है कि 1,00,000 में से 20,000 वापिस आ गए, 80,000 रुपए की आपकी नेट पेमेंट हो गई। अब आपने कहा जी मेरा यस जीएसटी सर। तो 80,000 पर बनता था, मैंने 1,00,000 के ऊपर दे दिया, यस तो सर। गवर्नमेंट ये बात कहती है कि 20,000 हम माइनस कर देंगे, मतलब 20,000 पर हम जीएसटी नहीं लेंगे, पर जो 20,000 का आपने आईटीसी बुक किया हुआ है ना, आप उसको वापस कर दो, क्योंकि आईटीसी आपने पूरे 1,00,000 पर बुक किया था ना। ओके आईटीसी आपने पूरे 1,00,000 की वैल्यू पर बुक किया था, और जबकि बुक करना बनता है 80,000 पर, हाँ हाँ तो वो 20,000 का जो ओके तो फिर आईटीसी वो हम है लोग उसको 20,000 का जब उसको रिवर्स कर देंगे तो हम लोग को डिस्काउंट मिलेगा। यस यस यस, ठीक है जी। सर हाँ जी, सर एक डाउट था। हाँ जी बोलो। सर पहले तो थैंक यू बोलना था। मैंने अभी जीएसटी की रिवीजन देखी है, वो बहुत बहुत इफेक्टिव थी, मतलब काफी हेल्पफुल उससे ना। ये थैंक यू ना, मैं सही बताऊं मुझे तब बोलना जब आपके नंबर आएंगे, क्योंकि सुबह सुबह मेरा मूड खराब हो गया है। 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं और दोनों के आपने आंसर ऐसे दिए हैं। मैं थैंक यू किसी का ऐसे रिसीव नहीं करूंगा जी। आपको चाहे क्लास मेरी अच्छी अच्छा लगी या कुछ भी लगी, उसके लिए मेरे को दिल से मतलब
ब्लेसिंग दो, बट फायदा तब होगा जब आपके नंबर आएंगे। वो तो है सर। ठीक है, फिर डाउट पूछ लूं? हाँ, डाउट पूछ लो। अच्छा, सर बहुत मुझे माइनर भी एक माइनर डाउट है। चाहिए है, जैसे अभी बस डाउट मैं कंफर्म। अपने आप बाद में आऊंगा, एक बार अपने बस नाम लिखते रहो चैट बॉक्स में प्लीज। हाँ जी मुस्कान। तो बहुत माइनर माइनर चाहिए सर। जैसे हमारा जो दिसंबर में एग्जाम है उसके लिए प्रीवियस ईयर 1920 होगा ना? हाँ, प्रीवियस है 1920, असेसमेंट ईयर 2021। 2021। ठीक है। और सर जो कंपनी की टैक्सेशन होती है हमारे इनकम टैक्स में, उसमें जब हमें वो देखना होता है कि टर्नओवर कौन से ईयर की है, तो हम ये अपना 17-18 की ही देखेंगे ना? हाँ जी। तो ये बस कंफर्म कर दूं, मैंने पुराना पढ़ा हुआ है ना। हाँ अच्छा, और सर जो इनकम टैक्स की रिवीजन है ना, वो सर यूट्यूब पे दिसंबर 19 की डली हुई है। हाँ, तो उसके बाद आपको वो अमेंडमेंट क्लास देखनी है जो मैंने यूट्यूब पे डाली है। ठीक है, मतलब सर वही देखनी है ना, दिसंबर 19 वाली? हाँ हाँ, दिसंबर 19 वाली देख के उसके बाद जो मैंने हाँ हाँ इनकम टैक्स की अमेंडमेंट क्लास डाली हैं, 5 या 6 मेरे ख्याल से डाली हैं, वो साथ में हाँ देखनी है हाँ। आपको। तो सर मैंने जून तक की अमेंडमेंट्स देख रखी है, तो दिसंबर 20 की भी अमेंडमेंट्स है क्या कोई? सिर्फ एक अमेंडमेंट क्लास डाली है मैंने 1 घंटे की। ठीक है, अच्छा, वो तो वो देखनी है। कौन प्ले लिस्ट में कौन से कॉलम में है? वो प्लेलिस्ट वाले फोल्डर में ना, अमेंडमेंट वाले फोल्डर में होगी, जो जीएसटी अमेंडमेंट है उसी के अंदर अमेंडमेंट डाली हुई है क्लास। ठीक है सर। और सर जैसे हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए जो हमारी बेसिक कंडीशन होती है, बेसिक हम्म कंडीशन नंबर 2 की प्रीवियस ईयर में 60 डेज और 4EP में 365 डेज और मोर। हम्म। तो सर वैसे ये तो बहुत स्टूपिड सा डाउट है, पर सर जैसे हमारा 2020 लीप ईयर है, तो क्या ये 366 बन जाएगा? हाँ बिल्कुल, 366 बन जाएगा वहाँ पे। मतलब सर पेपर में मतलब 365 और मोर आएगा या 366? नहीं नहीं, अगर नहीं नहीं, नॉर्मल प्रोविजन अगर लिखोगे तो 365 ही आएगा। जब अच्छा। कैलकुलेशन आप करोगे ना, तो उस हाँ कैलकुलेशन हाँ में हाँ। 366 दिन लेने पड़ेंगे आपको। कैलकुलेशन में? हाँ, क्योंकि लॉ में चेंज नहीं है, लॉ में तो 365 ही लिखा है। जब हाँ कैलकुलेशन हाँ। करोगे वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारा लीप ईयर आ रहा है, इसलिए वहां पे फिर हम कैलकुलेशन 366 के बेस पे करेंगे। ठीक है। और सर जो सिटीजनशिप हमारा इनकम टैक्स में है सर, अभी हमने तो 3 बार इसमें पढ़ा था। एक तो दिसंबर 2004 एंड ऑनवर्ड्स, तो अब जो अमेंडमेंट आई है सिटीजनशिप एक्ट में, वो हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल है? नहीं, वो भी एप्लीकेबल नहीं है, वो जून 21 से एप्लीकेबल होगी। अच्छा। और सर एक दो ना ये क्वेश्चन पूछने थे सर। ये ना एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट है, इसमें ना सर बहुत सारे पेपर दिए गए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि दिसंबर 20 का कौन सा है। नहीं, आपको जो इसमें न्यू टैक्स स्कैनर के नाम से फाइलें होंगी ना, न्यू टैक्स स्कैनर के नाम से नीचे होंगी। सर इनकम टैक्स की भी मतलब कुछ कुछ में लिखा है इनकम टैक्स अमेंडेड, कुछ कुछ में नहीं नहीं सिर्फ नहीं, इनकम वो टैक्स तो लिखा वो है। तो नॉर्मल नोट्स हैं। नीचे आप जाओगे, न्यू टैक्स स्कैनर सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, ऐसे करके 17-18 सेट दिए होंगे। सर एक मिनट। देखो आप सर नीचे जाओ। जैसे ये वाले तो करने हैं ना जो सैलरी के हैं, ये तो दिसंबर 20 वाले हैं। हाँ, वो आप कर सकते हो एक्स्ट्रा, बट ये वाले क्वेश्चन ना ऑलरेडी मैंने वो स्कैनर वाले उसके अंदर डाले हुए हैं। सर ये वाले? हाँ, ये देखो न्यू टैक्स स्कैनर के नाम से आ गए ना, हाँ हाँ ये हाँ सारे हाँ। सेट करने हैं आपको। ठीक है सर। इसे इनकम टैक्स के भी है? हाँ, इनकम टैक्स और जीएसटी ये दोनों रहे। के हैं। ठीक है, इसमें सर कंप्लीट पेपर है? कंप्लीट 100 क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं हर एक के। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है सर, यही पूछना था बस। थैंक यू। ओके जी, वेलकम जी। चलो, हम रिवीजन पे थे, पहले रिवीजन पूरी कर ले, उसके बाद फिर फटाफट से डाउट पे आ जाता हूँ। जी अब सर। अभी तक हमने सेक्शन 15(2), 15(3) और 15(1) की बात की है। अगला क्वेश्चन जो मेरा है, अगला क्वेश्चन है डिम्पल। डिम्पल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड रिवीजन कर, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, रिवीजन करके आए हो? सर बहुत टाइम बाद आई। अच्छा, बहुत टाइम बाद आए हो। सर कुछ, बीच हाँ सर, बीच में गैप हो गया था स्टडी में। अच्छा। सर वे- आपको बताया था ना, आई इंजरी हो गई थी। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी तो बताओ। सर बत, लैपटॉप मोबाइल वगैरह सब छूट गया था। अच्छा, अब ठीक है? यस सर, अब ठीक है। चलो बढ़िया। तो बताओगे या किसी और से पूछूं पहले? सर ट्राई करूंगी। अच्छा, ट्राई करोगे, चलो ये बता दो। जब हम वैल्यूएशन के चैप्टर में, जैसे अभी हमने पता लगा कि वैल्यू निकालते हैं 15(1) में, अगर 15(2) ऐड करेंगे और 15(3) माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी, उस वैल्यू पर हम जीएसटी चार्ज करेंगे। ठीक है नी? मेरा क्वेश्चन ये यस है सर। कि क्या वैल्यूएशन निकालने के लिए कोई रूल्स भी हैं वैल्यू में? यस सर। रूल नंबर कौन कौन से हैं आप बता रूल है। हम्म
सर 27 to 31 है 27 to 31 है। रूल 27 to 31 ठीक है, रूल नंबर 30 बता सकते हो? रूल नंबर 30 के अंदर क्या लिखा हुआ है? रूल नंबर 30 नहीं, सर इसमें हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसका 110% लेते हैं। इसका 110% लेते हैं, बहुत बढ़िया, यस। 110% लेते हैं, ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन मेरा और है, रूल नंबर 27 कब एप्लीकेबल होता है? सर जब अ, इसमें होता है जब हम कंसिडरेशन होल इन मनी ना दी गई हो, होल इन मनी, कंसिडर होल इन मनी ना हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, होल इन मनी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, सूची, माइक ऑन करो। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। अच्छा, एक बात बताओ, रूल नंबर 27 में अभी बच्चे ने बोला कि वैल्यू तब निकलती है जब कंसीडरेशन होल मनी फॉर्म में ना हो। यस सर। आपके पीछे से बहुत आवाज आ रही है। और सर ये रोड साइड आवाज है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मुझे ये बता दो कि 27 में जब आप वैल्यू निकालते हो तो 27 में हम किस तरह से वैल्यू निकालते हैं अगर कंसीडरेशन मनी फॉर्म में नहीं होगा तो? सर इसकी ओपन मार्केट वैल्यू देखेंगे पहले जो ठीक। हमें, ठीक है, और सर उसकी सर वैल्यू हम पहले देखेंगे, उसके बाद देख के नहीं बताना, देख के नहीं बताना ना। नहीं सर नहीं बताइए। हाँ, सर पहले तो ओपन मार्केट पहले देखेंगे, उसके बाद उसमें जो वेरियस काइंड्स ऑफ कंसिडरेशंस होंगे उसमें उसको ऐड करेंगे। हम्म, और एक मिनट, नहीं याद आ रहा? चलो, मुस्कान, मुस्कान, बच्चा माइक ही ऑन नहीं कर रहा। मैंने तभी कहा था आपको कि पहले रिवीजन कराऊं या पहले डाउट ले लूं, क्योंकि मुझे पता था कि आपको याद कुछ भी नहीं होगा आज। बट आपने कहा नहीं जी नहीं, रिवीजन पहले करवा दो सर आप। निकिता, हेलो सर, हाँ जी। इसमें रूल 27 में हम लोग का ओपन मार्केट वैल्यू होता है, हम्म इसमें होली इन एग्जाम और काइंड में होता है। तो हम्म ओपन, जैसे आप टीचर हो तो आपका कोई स्टूडेंट है तो आपको कुछ पैसा में आपको जो फीस है वो आधा है ना मनी फॉर्म में दे दिया है और आधा वो काइंड फॉर्म में दिया है। हम्म तो आपको आपको जानना है कि आपको कितना वैल्यू हुआ उस सब्जेक्ट का, हम्म तो और आपको मिल नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे, जो काइंड में दिया है और आपको उसका इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है तो आप रूल नंबर 30 और 31 में जाएंगे, अगर आपको उसका डिटर्मिनेशन वैल्यू का नहीं मिल रहा है तो। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पैसा मनी फॉर्म में नहीं है तो 27 में क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं कि जिसके बेस पे मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ? अगर 27 में रूल का वैल्यू नहीं निकला तो आप 30 में जा, रूल 30 मैं और ये रूल नहीं कह 31 में जाएंगे। मेरा क्वेश्चन समझो, मैं ये कह ही नहीं रहा कि 27 में नहीं निकला तो कहाँ जाना है। मैं कह रहा हूँ 27 में वैल्यू कैसे निकालते हैं? ओपन मार्केट वैल्यू, उसके बाद आप मनी वैल्यू को ऐड करेंगे मनी वैल्यू को किस में ऐड करेंगे? ओपन मार्केट वैल्यू में। नहीं 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 नहीं, ओपन हम मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में ही नहीं क्यों ऐड समझ कर? पा रहे। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने 27 वैल्यू निकालना सीखा हुआ है, हम्म, तो 27 में वैल्यू निकालने का क्या तरीका है? यही सीखा हुआ है। क्या सीखा हुआ है? ओपन मार्केट वैल्यू में जाएंगे, फिर प्लस करेंगे जो मनी वैल्यू है जो काइंड कंसीडरेशन में है। अच्छा ठीक है, नहीं पहले, सबसे पहले हम क्या लेते हैं? सबसे पहले हम क्या लेते हैं? पहले मनी वैल्यू लेंगे। सबसे पहले वाले पॉइंट में मनी वैल्यू ले लेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे? अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तब मनी वैल्यू लेंगे, हाँ, ये बोलो ना कि अगर ओपन फिर मार्केट मनी वैल्यू। वैल्यू काइंड कंसीडरेशन लेंगे। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद मनी वैल्यू इन काइंड कंसीडरेशन। अच्छा,
और फिर उसके बाद नहीं निकल रहा तो आप फिर रूल 30 और 31 में चेक कीजिए। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ जी, इधर देखना ध्यान से। अब 27 में वैल्यू आप कैसे निकालते हो? सबसे पहले आप उस गुड्स की ओपन मार्केट वैल्यू देखते हो कि अगर कोई ओपन मार्केट वैल्यू है तो ठीक है, नहीं है देन सेकंड पॉइंट पे आते हो। सेकंड पॉइंट ये बात कहता है कि जितनी आपकी मनी वैल्यू है वो तो आपको पता है ना, उस मनी वैल्यू में आप ऐड कर दोगे अगर कुछ इन काइंड में मिला है, उस इन काइंड की मार्केट में कोई वैल्यू है, उस इन काइंड की वैल्यू प्लस में मनी वैल्यू, इन दोनों को ऐड करके वैल्यू निकाल दो। अब बच्चा कहता है सर इन काइंड में जो कुछ मिला ना उसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं है। मान लो फॉर एग्जांपल एंटिक्स आइटम है, उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, तो गवर्नमेंट कहती है उस केस में फिर तुम क्या करो, यही सिमिलर सप्लाई तुमने किसी और को भी तो की होगी, तो उस पर्सन से तुमने क्या चार्ज किया उसकी जो वैल्यू होगी इसकी तुम वो वैल्यू बना दो। मतलब पहला आपने क्या लिया, ओपन मार्केट वैल्यू, दूसरा आपने क्या लिया, मनी वैल्यू प्लस में इन काइंड की वैल्यू, तीसरा आपने क्या लिया कि अगर आपका ये ऊपर वाले 2 पॉइंट कवर नहीं हो रहे तो फिर सिमिलर सप्लाई की क्या वैल्यू है वो आप निकाल लो। फिर चौथा गवर्नमेंट कहते हैं कि अगर उन तीनों में कहीं भी नहीं निकल पा रही देन रूल नंबर 30 और 31 के पास जाओ। ठीक है जी, तो इस तरह से आपकी 27 के अंदर वैल्यू निकलती है। ठीक है, चलो उसके बाद पायल, पायल बच्चा माइक ही ऑन नहीं कर रहा, ओ माय गॉड। जानवी, जानवी हेलो, यस सर। हाँ जी, आप बताओ रूल नंबर 29 में वैल्यू कैसे निकलती है? 29 पेज नहीं पलटने। सर ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने ना कल रिवाइज नहीं किया क्योंकि मुझे टॉपिक नहीं पता था। एक बात मुझे बताओ पहले तो, आज सारे बच्चे बताओ मुझे, ये जो बच्चे मुझे कह रहे हैं कि मैंने कल रिवाइज नहीं किया या मैंने रिवीजन नहीं किया, मुझे पता नहीं था, तो अगर मान लो मैं ये सेशन ना रखता तो क्या आप ऐसे एग्जाम देने जाते? नो सर। मतलब अगर मैंने आपको कोई टॉपिक दिया आपने रिवाइज नहीं किया, इट मीन्स अगर कोई पर्सन आपको टॉपिक देगा तो आप रिवीजन करोगे फिर आप एग्जाम देने जाओगे? नहीं सर, करते रिवाइज, लेकिन रिवाइज करते तो उनके ध्यान में रहता है ना अच्छे से, लेकिन एग्जाम मतलब अभी नहीं, नहीं किया ध्यान एकदम। में, ध्यान में नहीं है का मतलब पता है क्या होता है कि ध्यान में नहीं का मतलब क्या है कि इट मीन्स आपने बहुत पहले एक चीज पढ़ी है। अब आपके आज 27 तारीख है, 21 तारीख को आपके एग्जाम है, तो अपने दिमाग से ना पहले तो ये ख्याल निकाल दो कि पोस्टपोन होंगे, ठीक है, और दूसरा ये ख्याल भी निकाल दो हाँ अगर आपने ऑप्ट आउट करना है, आप सोच ही जून कर रहे हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई, फिर तो बाद में भी कर सकते हो। बट अगर एग्जाम दिसंबर में देने हैं और आज 27 तारीख को आपकी ये परफॉर्मेंस है ना, तो आपके लिए बहुत सोचने वाली बात है। और ये प्रॉब्लम पता है क्यों आ रही है? क्योंकि आप पढ़ाई पे कम ध्यान लगा रहे हो, डिस्ट्रैक्शन में आपका ज्यादा ध्यान है। ठीक है ना, इट मीन आपका पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, आपके सोच रहे माइंड में और चल रही है, सोच रहे माइंड में और चल रही है, पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई के अलावा सब कुछ माइंड में चल रहा है, पढ़ाई नहीं आपके माइंड में चल रही बस, जो मुझे आज की आपकी रिवीजन से पता लग रहा है। और ये बहुत गलत बात है जी, ये बहुत गलत बात है, चाहे आपको मेरी बात बुरी लगे चाहे अच्छी लगे। ध्यान रखना आपके 21 तारीख को एग्जाम है, 20 या 25 दिन आपके पास ही बचे हैं, 25 भी नहीं बचे मेरे ख्याल से, तो जितने दिन आपके एग्जाम के लिए बचे हैं कम से कम परफॉर्मेंस आज तो ऐसी होनी चाहिए कि मैं किस बच्चे से पूछूं ना तुरंत आप आंसर दो। सर, हाँ जी, सर मुझसे पूछो सर सप्लाई और वैल्यूएशन का, मैं कोशिश तो करूंगा सबको बोलने की। साकेत आपने तो मुझे आंसर दे दिया था, आपकी परफॉर्मेंस तो मुझे पता है, बट बाकी बच्चे भी तो है ना। सर मुझे भी प्रैक्टिकल से डर लगता है। प्रैक्टिकल से डर लगता है बट वो बात सही है, बट ऐसे नहीं चलेगा काम। चलो मैं इधर सुना ध्यान से, अब इधर देखो, अब मैं आज अब और रिवीजन नहीं करा रहा, मैं डाउट ले रहा हूँ जी। ठीक है जी, तो कल रिवीजन दोबारा से, मैं सैटरडे है ना कल, दोबारा से इन्हीं दोनों टॉपिक की रिवीजन मैं दोबारा दे रहा हूँ, और ये हालात नहीं होने चाहिए जो आज आपके हालात हुए हैं। ठीक है जी ना, सर। तो कल आपने सप्लाई का चैप्टर दोबारा से रिवीजन करके आना है और वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई दोबारा से करके आना है। मुझे आज था कि मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दूंगा करने से, ठीक है जी, बट मुझे लग नहीं रहा कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने इंक्लूसिव वाला क्वेश्चन गलत कर दिया तो प्रैक्टिकल तो भी बहुत दूर की बात है।
ठीक है, तो आपने सप्लाई और वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेना, उस नोट्स को थोड़ा उठा लेना और उसके ऊपर पढ़ना स्टार्ट करो उसको। ठीक है जी, चलो अब मैं डाउट लेने स्टार्ट कर रहा हूँ जी। अब हेलो फटाफट। सर। हाँ जी। हेलो हाँ जी जानवी, सर, कुछ बोलना था मेरे को। बोलो। हेलो सर, मैं कल अच्छे से कंप्लीट करके आऊंगी, रिवाइज कर पढ़ाई में ध्यान दूंगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मेरा बर्थडे है, तो फिर मैं चाहती थी कि आपकी ब्लेसिंग्स मिले। चलो ये सारे बच्चे पहले तो हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, फटाफट से माइक ऑन करो। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे जानवी, बर्थडे। गॉड ब्लेस यू। और बस मैं आपको यही बोलूंगा आपके बर्थडे पर कि जो आने वाला साल यस आपके लिए सर। बहुत बढ़िया रहे और अपने पेरेंट्स को प्राउड थैंक यू फील सर। कराओ। ठीक है। यस सर, आई विल। हाँ सर मेरा अभी दिसंबर में फर्स्ट अटेम्प्ट है और मुझे अच्छा, फर्स्ट लगता है अटेम्प्ट कि है तो मुझे। फर्स्ट अटेम्प्ट ही आपका यस लास्ट सर, अटेम्प्ट होना मुझे चाहिए। यस सर, ठीक है ना। आई विल अश्योर यू। यस हाँ, सर। फर्स्ट अटेम्प्ट ही लास्ट अटेम्प्ट हो, उसके बाद कोई अटेम्प्ट आपको देखने को ना मिले, मिले यस जरूर। सर, कल मैं अच्छे से रिवाइज करके आऊंगी, आपको कोई शिकायत नहीं दूंगी। ठीक है, चलो अब सर सबको मतलब कि इसमें टॉपिक में नहीं, अब जितने भी टॉपिक्स आएंगे मैं अच्छे से पढ़ूंगी और बहुत टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच वंस यस अगेन, सर, हैप्पी थैंक यू बर्थडे। सो मच सर। सर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को आज आपसे बात करने का मौका मिला। मैं बहुत खुश हुई थी जब आपने बताया कि आप फ्राइडे को क्लास लोगे। मैं डेली अटेंड करती हूँ आपकी क्लास। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। चलो जी, अब किसी को डाउट्स हैं तो मैं वन बाय वन डाउट लेता हूँ। अब एक बार दोबारा से ना डाउट वाले बच्चे अब नाम लिखो, क्योंकि वो नाम उनके ऊपर चले गए चैट बॉक्स में। अब मैं वन बाय वन डाउट लेता हूँ जी, क्योंकि रिवीजन तो आपने मुझे बहुत बढ़िया करवा दी। चलो जी, अंजलि। सर गुड मॉर्निंग सर। ये जो रूल नंबर 29 है, हाँ इसमें जी, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव थ्रू एन एजेंट है। इसमें जो 90% ऑफ प्राइस चार्ज बाय रिसीवर है, ये रिसीवर कौन सा है? मुझे ये पॉइंट एजेंट। नहीं समझ। रिसीवर है एजेंट। अच्छा अच्छा, बस यही था। ठीक है सर। ठीक है। हम्म। ओके जी, तृप्ति। सर वो आईटीसी के जो 4 कंडीशंस थी जिसमें अभी रिसेंट में अमेंडमेंट्स भी है, मेरे को वो वाली कंडीशंस एक बार नहीं समझी। आईटीसी की 4 कंडीशन ये हैं कि अगर किसी पर्सन को आईटीसी क्लेम करना है तो सबसे पहली बात उसके हाथ में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, उसकी फैक्ट्री में सामान आ चुका हो। ठीक है। तीसरी ओके कंडीशन, सप्लायर ने उस पर जीएसटी पे कर दिया हो। और चौथी कंडीशन, रिसीवर ने उस पर रिटर्न फाइल कर दी हो। सर, इधर पहले रिसीवर की जगह सप्लायर था ना? हाँ, पहले सप्लायर था, अब गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि यहाँ पे अब रिसीवर रिटर्न फाइल करेगा, सप्लायर इनवॉइस अपलोड करेगा जीएसटीआर 1 वाले। ओके सर। और अगर वो इनवॉइस अपलोड नहीं करेगा तो अभी अमेंडमेंट आई है, मैंने बोल दिया था कि कितना आईटीसी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो 10% वाला, हाँ, वो आपने अमेंडमेंट के अंदर 10%। देख लिया होगा। यस सर। ठीक है निकिता। यस। ओके, थैंक यू सर। सुबह सुबह नूडल्स नहीं खाने चाहिए नालायक। बच्चा हाँ, नालायक, सुबह सुबह नूडल्स तो मैदा होता है, उसको अवॉइड करो सुबह सुबह। हाँ चलो, मतलब वैसे तो न्यूडल खाने ही नहीं चाहिए। बच्चा सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में न्यूडल खा रहा है, बताओ। बच्चा कह रहा है तभी तो हम वीडियो ऑन करते हैं, आप देख लेते हो। ऐसा नहीं है सर। ठीक है, चलो गुड। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन फिर है प्रिया, सॉरी प्रियल। प्रियल। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी। सर, इनकम टैक्स में अगर माइनर की इनकम एग्जाम्प्ट होती है तो क्लबिंग होने के बाद फिर मेजर के हाथ में टैक्सेबल होती है या उसको निकाल के टैक्स लगाते हैं? नहीं नहीं नहीं, माइनर की इनकम तो कभी एग्जम्प्ट होती ही नहीं। इनकम टैक्स में माइनर अपनी इनकम पे खुद टैक्स पे नहीं करता, उसके बिहाफ पर उसके पेरेंट्स टैक्स पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी इनकम एग्जम्प्ट होती है। अगर उसकी इनकम एग्जम्प्ट होने लग गई फिर तो आज इतने सारे माइनर बच्चे हैं जो करोड़ों रुपए की इनकम कमाते हैं। तो अगर कोई इनकम एग्जाम्प्ट है तो? हाँ, अगर कोई इनकम एग्जम्प्ट है तो फिर तो सबके हाथ में एग्जम्प्ट है, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो। फिर तो उसकी इनकम पेरेंट्स में भी अगर ऐड होगी ना तो वो इनकम एग्जम्प्ट है तो एग्जम्प्ट ही दिखाई जाएगी। ठीक है।
और सेक्शन 40B में बुक प्रॉफिट्स में से जब रेम्यूनरेशन एग्जाम निकालते हैं पोर्शन, तो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और सेट ऑफ लॉसेस पहले माइनस करते हैं या बाद में, या करते हैं नहीं करते? अगर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो हाँ, उसका और सेट ट्रीटमेंट ऑफ करना है कुछ भी तो हम बाद में करेंगे ना। बाद में कैसे? रेम्यूनरेशन जो एग्जाम है वो निकालने के वो बाद जो निकालने के बचेगा बाद, उसमें से क्योंकि सेट ऑफ का ट्रीटमेंट तो हम बाद में करते हैं टोटल इनकम निकालते टाइम। डेप्रिसिएशन का भी? हाँ, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी हम बाद में ही ट्रीटमेंट करते हैं जब इनकम निकाल देते हैं। अच्छा। और बोलो। अनएग्जॉस्टेड स्लैब का बेनिफिट डिविडेंड की इनकम में मिलेगा? अनएग्जॉस्टेड नो, नहीं, वहां तो आपका फ्लैट 10% ही है, अब वहां आपका फ्लैट 10% है। ठीक है। और सर आपने सरचार्जेस में कहा था कि 111A और 112A में पुराने वाले दो स्लैब रेट ही लगेंगे, 10% और 15% वाले। जी जी। तो बोलो। अगर जो अदर इनकम है वो लग रहा है, तो और जो 111A 112A वाली है वो मतलब कि 1 करोड़ से अगर कम है इनकम, तो उस पे 10% लगाएंगे कि 15%? आपकी आवाज कट रही है, आपने क्वेश्चन क्या बोला कि अदर इनकम कितनी है? हेलो। अदर इनकम अपर स्लैब में जा रही है, उस पर 25% और 30% का सरचार्ज लग रहा है। हाँ, तो जो अदर इनकम है वो अपर स्लैब की सरचार्ज आपकी में जा आवाज रही बहुत है, कट रही है। और हेलो। 111A 112A पे लोअर सरचार्ज, मतलब वो 1 करोड़ से कम है। तो हमें उस पर 15% लगाना होगा ना, 15% मैक्सिमम लगाना होगा। 1 करोड़ से कम है तो 15% लगेगा फिर उस पे। 1 करोड़ से कम तो आपकी 111A और 112 वाली है ना। हाँ, और जो अदर इनकम है वो 25 और 37 में जा हाँ, रही तो है। फिर उस पे 15% लगेगा अदर इनकम पे, वो सॉरी 112A वाली पे। 15 लगेगा, 1 करोड़ से कम है तब भी 15 लगेगा। क्योंकि हमें तो एग्रीगेट करके देखना है, एग्रीगेट करने के बाद फिर हमारा सरचार्ज आइडेंटिफाई होता है। हाँ, पर आपने कहा था ना कि अलग अलग निकालेंगे इनका सरचार्ज। अलग अलग का मतलब ये नहीं है, अलग अलग का मतलब ये होता है कि आप जब भी आप सरचार्ज एप्लीकेबल करते हो तो आपको 112A और 111A पर 15% से ऊपर नहीं लगाना। मतलब अगर टोटल बना के 25 और 37 के बीच में जा रहा है तो मैक्सिमम रेट जो बनेगा वो 15% पे अटक जाएगा। अच्छा, ठीक है। और 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 सर ये जो पैन वाली कंडीशन है ना, 130, ये तो कुछ भी कि कहाँ पर पैन की जरूरत होती है, किन केसेस में? क्या कह रहे हो पैन की? तो ये बता दीजिए। पैन के तो वो केसेस आपको अलग अलग याद करने पड़ेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करते हो, जैसे आपने बैंक अकाउंट ओपन किया वहां पैन कार्ड चाहिए। ठीक है, 50,000 से अगर ज़्यादा विड्रॉ करोगे वहां पैन कार्ड चाहिए। ठीक है, अगर आप सिक्योरिटी परचेज करते हो 1 लाख या 5 लाख से ऊपर, वहां किन पैन किन कार्ड चाहिए। केसेस में पैन की हाँ, रिक्वायरमेंट? हाँ, वही बता रहा हूँ ना कि एक लिमिट है सेक्शन 139 कैपिटल ए के अंदर, वो लिमिट्स आपको याद करनी पड़ेंगी, कितनी लिमिट्स के बाद पैन की रिक्वायरमेंट है। अच्छा सर, अगर एग्रीकल्चर लैंड पाकिस्तान में है तो वो कौन से हेड की इनकम में जाएगी? अगर एग्रीकल्चर लैंड पाकिस्तान में है, अगर एग्रीकल्चर लैंड पाकिस्तान में है। हेलो। हाँ, कौन से हेड की इनकम में जाएगी? हाँ, फिर तो आपके अदर सोर्स में जाएगी ना, अगर आपका बिजनेस नहीं है हाँ जी एग्रीकल्चर का। सर। अगर आपका बिजनेस नहीं है फिर आपकी वो अदर सोर्स की इनकम है। अच्छा, हम्म। ठीक है सर, आप एक बार पैन वाली लिस्ट करा दीजिए। पैन वाली लिस्ट मेरे ख्याल से जो मैंने समरी नोट्स डाले हुए हैं उसके अंदर है, 100 पेजेस के समरी नोट्स है ना।
नहीं, उसमें नहीं है। उसमें नहीं है? नहीं। और जो मैंने 4 घंटे की रिवीजन क्लास डाली उस नोट्स के अंदर नहीं है? तो पता नहीं, मुझे तो दिखी नहीं। एक बार मैं देख लूंगा, बाकी अगर नहीं होगी तो फिर मैं टेलीग्राम चैनल पे ही डाल दूंगा। मेरे ख्याल से तो होगी शायद उसके अंदर। ठीक है। और सर वो 115 GB वाली जो बुक प्रॉफिट्स में क्या ऐड करना है माइनस करना है वो याद करना इम्पोर्टेंट है? नहीं, वो एग्जीक्यूटिव है आपका, एग्जीक्यूटिव ही है ना, सॉरी आपका तो उसके अंदर आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसकी लिस्ट अगर आपके पास टाइम है तो एक बार रीड कर सकते हो, बट सारे पॉइंट्स याद करना जरूरी नहीं है। सर, थैंक यू। ओके जी। लो जी, अगला फिर बच्चा है प्रियल के बाद विधि। हाँ सर, अभी आपने जो पूछा था कि वो 11,80,000 वाला, वो जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन, उसमें डाउट था सर कि वो जो वैल्यू हम निकालेंगे उसमें फिर 15.2 और 15.3 का एडजस्टमेंट उसमें करेंगे ना बाद में। पहले आप अपने को जीएसटी निकाल देना है, फिर वो वैल्यू आएगा ना हाँ हाँ जिसमें हाँ हम हाँ। एडजस्टमेंट करना है। हाँ, उसके बाद फिर हम हाँ सर। एडजस्टमेंट करेंगे। हाँ, अगर कोई भी क्वेश्चन में ऐसे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो पहले जीएसटी को माइनस कर देना है, ठीक है ना, फिर बिल्कुल उसमें हमको एडजस्टमेंट करना है ना। बिल्कुल, बट वो भी ध्यान रखना कि जो नीचे वाली वैल्यू आप एडजस्टमेंट कर रहे हो वो हो हाँ कहीं सर। इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ना हो। हाँ सर। क्योंकि अगर वो भी इंक्लूसिव है तो फिर इंक्लूसिव में इंक्लूसिव ऐड करके फिर आप एक्सक्लूसिव निकालोगे। ओके सर। ठीक है। हाँ सर। और सर वन मोर क्वेश्चन, वो जो 19 आवर्स का आपका इनकम टैक्स का रिवीजन लेक्चर है सर, उसकी नोट्स अवेलेबल है? उसका वो आपका हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, इनकम टैक्स की बुक जो आपको लेनी पड़ेगी, हैंड रिटन हाँ बुक सर। है, हाँ उसके अंदर सारे वो हैं। हाँ, तो इनकम टैक्स की हैंड रिटन बुक सर वो अपने को कैसे मिलेगा? वो ई बुक मिलेगा कि घर पे कुरियर आएगा, कैसे? वो दोनों मिल जाएगा, वो डिपेंड करता है कि अब आपका होम टाउन कहाँ पे है, क्योंकि अगर ज्यादा कहाँ पे है आपका? गुजरात, जामनगर। हाँ, तो कम से कम आपके 7 to 10 डेज लगेंगे। ओहो। ओके सर, तो तो ई बुक मिल जाएगा जल्दी से परचेज करे तो फिर? हाँ हाँ, ई बुक मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। निकिता। निकिता। हाँ जी, क्या डाउट है आपका? तो मेरा चैट बॉक्स में क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन भेजा हीयर है लिमिटेड सेंटा वाला। हीर लिमिटेड वाला। हम्म। तो उसके अंदर क्या निकालना है? एग्रीगेट टर्नओवर निकालनी है। एक मिनट सर, इसके अंदर क्वेश्चन में आपने मतलब निकालना क्या है? देख रहे सर। एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है सर। हाँ, तो इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, इंटर स्टेट एग्जाम्प्ट सप्लाई आप ये ऐड कर दोगे, एक्सपोर्ट गुड्स आप ऐड कर दोगे, पेमेंट मेड टू जीटीए ये रिवर्स चार्ज में कवर है, ये आप ऐड नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, ऊपर वाली 3 आप ऐड कर दोगे बस। ठीक है सर। सर नेक्स्ट मिस्टर सेंटा वाला है। मिस्टर सेंटा वाला कहाँ है? मिस्टर नीचे। सेंटा लोकेटेड इन नासिक, परचेज 10,000 हीरो इंक पेन वर्थ ₹4 lakh from Lekhana Wholesale located in Mumbai. Mr. Mohan's wife is an employee in Lekhana Wholesaler. The price of each hero pen is open market is 52. The supplier additionally charge 5,000 for delivering the goods of recipient place of business. The value of each supply shall be, तो 52 उसकी एमआरपी है तो 52 के बेस पे निकाल देंगे। 52 के बेस में से कौन सा? ये 4 lakhs वाला? नहीं नहीं, 52 उसका एमआरपी है ना, तो 10,000 पेन है तो 10,000 मल्टीप्लाई 52 कितना हो गया? 5,20,000। तो 5,20,000 पे इसकी ओपन मार्केट वैल्यू आ जाएगी। ओके सर। और सर एक और था कि द लास्ट डेट फॉर डिक्लेयरिंग द डिटेल्स ऑफ अ क्रेडिट नोट इशूड ऑन 25 June 2019 फॉर अ सप्लाई मेड ऑन 19 September 2018 इज, ये क्या है सर? क्रेडिट नोट इशू करने की लास्ट डेट क्या 30 सितंबर होती है ना आपकी? अच्छा। तो 30 30 सितंबर। सितंबर। हाँ, तो 30 सितंबर, और इसमें से सर फिर चूज करना है 25 June 2019 ऑन 19 September 2018। 30 इसके अंदर क्या ना, जो अर्लियर है या लेटर है?
नहीं नहीं, उसमें तो ये जो आपका लास्ट डेट आपने पूछा ना, लास्ट डेट तो 30 सितंबर तक क्रेडिट नोट इशू करना होता है। वैसे जो अच्छा डेट होती है आपकी एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट होती है, और सितंबर के मंथ के एंड की लास्ट डेट विच एवर इज अर्लियर होती है। अच्छा। ठीक है, बट लास्ट डेट जो होती है वो 30 सितंबर होती है, उसके बाद आप क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते। उससे पहले कर सकते हैं। हाँ, तो सर इसमें कौन सा आंसर होगा? 31 दिसंबर 2019 लास्ट डेट फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न, 28 जुलाई 2019 एक्चुअल डेट फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न, 28 जनवरी 2019 ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ दिसंबर रिटर्न, 28 अक्टूबर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सितंबर रिटर्न। नहीं नहीं, फिर तो आपने जो एक्चुअल रिटर्न फाइल की है कब फाइल की है? जो एनुअल द रिटर्न की, डिटेल्स ऑफ एनुअल रिटर्न की एक्चुअल डेट क्या है? तो इशूड मैंने किया है क्रेडिट नोट 25 जून 2019 फॉर अ सप्लाई मेड, मैंने सप्लाई किया था 19 सितंबर 2018 में। नहीं, अभी आपने जो आंसर बोले उसमें आपने एनुअल रिटर्न की एक्चुअल डेट बोली है ना कोई? हाँ 20 जुलाई। हाँ, तो बस वो आपकी अर्लियर हो रही है ना 30 सितंबर से, अच्छा, तो ये बन जाएगा। इसमें हम लोग एनुअल रिटर्न लेते हैं। हाँ, अर्लियर लेते हैं, एक्चुअल एनुअल रिटर्न की एक्चुअल डेट और 30 सितंबर विच एवर इज अर्लियर। थैंक यू सर। ओके जी, अगला क्वेश्चन है श्वेता। यस सर। हाँ जी। सर मेरे को स्क्रीन शेयर करना है। हाँ बोलो। सर एक मिनट। सर आपको दिख रहा है क्या, बताना? हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है? हाँ जी। सर ये फोर्थ क्वेश्चन है ना, एक्सपोर्ट इंसेंटिव रिसीव्ड बाय एन एसएससी आर हाँ, टैक्सेबल अंडर हेड पीजीवीपी। सर आपने बोला था कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव नहीं टैक्सेबल होगा, नहीं एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ आपने बोला था इंसेंटिव टैक्सेबल होगा, इंसेंटिव नहीं देना है। नहीं नहीं, मैंने कब ऐसा बोला? मैंने तो ये वो बोला, मैंने, रिवीजन क्लास में। आप ध्यान से उसको दोबारा सुनो। मैंने कहा था कि 5 तरह के एक्सपोर्ट इंसेंटिव होते हैं, जिसमें ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस हो गया, उसके बाद डीईपीबी और डीएफआरसी हो गया, और आपका वो हो गया कैश कंपनसेटरी सपोर्ट हो गया। जो ये 5 आपके एक्सपोर्ट इंसेंटिव होते हैं उसको आप टैक्सेबल करते हो पीजीपी के अंदर। मतलब इस इंसेंटिव वापस नहीं देना है, इंसेंटिव टैक्सेबल होगा। वो आप दोनों कंफ्यूज कर रहे हो। रिवीजन क्लास के अंदर मैंने ये कहा था कि इंसेंटिव का मतलब ही होता है कि आपने कोई एक्सपोर्ट किया, उस एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम आपको ये बेनिफिट देंगे। ठीक है, हाँ। तो बेनिफिट अब जो आपको मिले तो वो टैक्सेबल होंगे पीजीपी के अंदर। उस रिवीजन क्लास के अंदर मैंने ये कहा था कि बच्चा मुझसे ये पूछता है कि सर एक तो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिए, फिर गवर्नमेंट कह रही टैक्सेबल होंगे, तो फायदा क्या होगा? तो मैंने उस रिवीजन क्लास के अंदर ये कहा हुआ है कि अगर आपके पास बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है, उस पर टैक्स लगा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि बेनिफिट वापस देने हैं आपको। उस हाँ। बेनिफिट पे जो टैक्स बनेगा बस वो टैक्स आपको देना है। अच्छा ठीक है, समझ गई। सर ये 8th वाला क्वेश्चन है ना, एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉयर ऑन मैच्योरिटी, ये 8th वाला KMP for which premium was paid by such employer shall be considered income of the employer under salary। हाँ, सैलरी में होगा। सर ये एम्प्लॉयर को मिल रहा है ना, जो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो ये है, एम्प्लॉय ने करवाई है ना। क्या सर? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो भी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, हाँ, तो उसका ट्रीटमेंट हम सैलरी में करेंगे। सेकंड रुकना, एनी पेमेंट रिसीव बाय एम्प्लॉयर ऑन द मैच्योरिटी ऑफ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर विच प्रीमियम वाज पेड बाय सच एम्प्लॉयर शैल बी कंसीडर। अच्छा, यहाँ पे आपका पीजीपी आएगा। सर यहाँ पे अगर एम्प्लॉयर को मिल रहा है तो पीजीबीपी, एम्प्लॉय को मिल रहा हाँ, है तो फिर आपका सैलरी आ जाएगा। हाँ सैलरी, और अगर एम्प्लॉय के फैमिली को मिल रहा है तो अदर्स, अदर सोर्स आ जाएगा। यस यस सर, इसी में डाउट था। और सर 9th वाला क्वेश्चन है ना, नहीं 9th नहीं, 20 वाला क्वेश्चन, ये भी नहीं, कौन सा था 28? कौन सा? ये सर ये 28 वाला क्वेश्चन है ना, इफ असेट इज पार्टली यूज्ड for business and partly for agriculture,
हाँ, तो डेप्रिसिएशन जो होगा वो आपको प्रोपोर्शनेट मिलेगा। प्रोपोर्शनेट बिजनेस पे। हाँ, मतलब जितना आपने उस बिजनेस में यूज किया होगा उस पे जो आपको डेप्रिसिएशन मिलता होगा पूरा मिल जाएगा। ओके सर। हम्म, सर और ये सर ये 33 वाला जो सम है ना, ये आ रहा नहीं है। 33 यहाँ पे ना एक डेट चेंज कर लेना, जो 2017 है ना, जून 17 है, हाँ हाँ। यहाँ जून 18 आएगा। अच्छा, जून ठीक है, 18। तो उसके बाद क्या होगा, 2 साल बीच में आपने उसको यूज नहीं किया बिजनेस के लिए, यस। तो 15 लाख का 10% हो गया, क्योंकि बिल्डिंग है तो 1,50,000 माइनस किया, 13,50,000 बच गया। नहीं सर, नहीं समझ रहा, फिर से बताओ। 15 लाख की बिल्डिंग है, उस पे हाँ। डेप्रिसिएशन जो है बिल्डिंग का वो कितने परसेंट होगा, 10% होगा ना। यस। तो 15 लाख अगर मैं 10% निकालूंगा तो 1,50,000 बन जाएगा। यस। उसको माइनस करोगे 15 लाख में से, कितना बच गया, 13,50,000। यस। उसका फिर 15% निकालोगे, यस। 1,35,000 बन गया। यस सर। तो फिर बैलेंस वैल्यू बची आपकी 12,15,000। अच्छा। अब हाँ, उसका समझ 10% गई। निकालोगे तो 1,21,500 आ जाएगा। यस सर, समझ गई। हम्म सर और ये सर ये 34 वाला जो है ना, हम्म पार्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ असेट इज सोल्ड, मतलब सेलिंग प्राइस अगर WDV और कॉस्ट ऑफ असेट से कम है तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन होता है ना। हाँ, कहाँ पे, सर 34 वाले क्वेश्चन में। एक सेकेंड। वेर ए पार्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट इज सोल्ड, प्राइस जो है आपका लेस देन है ओपनिंग WDV, और जो आपकी कॉस्ट है उससे आपका सेल प्राइस कम है, और आपने बैलेंस अमाउंट चार्ज किया है, तो उस केस में आपका WDV फॉर द पर्पस ऑफ, हाँ आपका टर्मिनल बी आएगा इसका आंसर। यस सर। हम्म और 37th, सर ये 37th वाला है ना, हम्म WDV of block of asset plant and machinery is 15%. हम्म Then second hand machinery costing to 50,000 was acquired but put to use on 1/1. तो सर इसका आ रहा नहीं आंसर करेक्ट। 3,20,000 रुपये आपका ये है, उसमें आपने 50,000 रुपये की मशीन की है तो 370 हो गया। यस सर। उसके बाद 370 में से आपने 2 लाख माइनस कर दिया तो 170 बचा। यस सर। 170 बचा ना। हाँ अब जो 50,000 रुपये की आपकी नई मशीनरी है उसका यूज आपने लेस देन 180 की है, हाँ हाँ तो 50,000 का तो 7.5% निकाल दो, हाँ। और 1,20,000 जो बैलेंस वैल्यू बची उसका 15% निकाल दो। अच्छा, तो आपका फिर आंसर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आ जाएगा। 70 में से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 50,000 को अलग लेना है। जी जी जी। ओके सर, समझ गई। सर और ये 39th वाला, when an asset has been destroyed by fire and assessee has received insurance compensation which is non-monetary. हाँ, तो आपका जो कंपनसेशन होगा उसको आप माइनस कर दोगे उसके WDV में से। माइनस करना है। उसमें क्या लिखा है, वेयर एन एसेट हैज डिस्ट्रॉयड एंड फायर हैज रिसीव्ड इंश्योरेंस कंपनसेशन विच इज नॉन, नहीं नहीं, नॉन मॉनिटरी है ना, फिर तो आपको एसेट की वैल्यू ही मिल गई ना। हाँ। हाँ, तो फिर आपका WDV के अंदर माइनस नहीं होगा, फिर जितने की वैल्यू मिली उस पर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो सर इसमें से ऑप्शन कौन सा आएगा? ये क्या दिख रहा है, ए है ना, शेल नोट कहाँ, ए है ना। हाँ हाँ, तो ए आ जाएगा। सर, मतलब डिडक्ट ही नहीं होगा जिस ईयर में रिसीव्ड हो रहा है उसमें। डिडक्ट तब होगा अगर एक कंसिडरेशन मनी फॉर्म में होता, फिर हम माइनस कर देते। ओके। ओके सर। सर और ये 40th वाला सम है ना, जे ओन्स मशीनरी, हम्म ये वाला इसके आंसर राइट नहीं आ रहा है। 30 लाख का आपका ओपनिंग है और उसमें आपने बोला है, सर इसमें ऐसा है, मतलब जो FMV पे नहीं लेना है, जो कॉस्ट है उसी पे लेना है, मतलब जो WDV है उसी पे लेना है। मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात, क्या कह रहे हो, WDV क्या। इसमें जो आंसर आ रहा है ना, उसमें जो डेप्रिसिएशन लिया है वो WDV पे लिया है और FMV पे नहीं लिया है। हाँ, तो ये FMV पे क्यों लेंगे। तो सर ये मतलब क्या, कैसे पता चलेगा कब WDV पे लेना और कब FMV पे लेना है? FMV पे तो हमें डेप्रिसिएशन कभी लेना ही नहीं होता, हमें तो PGP के अंदर WDV जो होती है उस पर तो लगता है।
अच्छा, तो ये एफएमवी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। वो तो आपको ये दिया है कि जो आपको इंश्योरेंस कंपनी वालों ने मशीन दी है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है अभी। यस सर। हाँ तो वो हमारे किसी काम की नहीं है अभी। ओके सर। और सर और ये कौन सा था सर, ये 47th नहीं, हाँ सर ये 47th वाला जो है ना, एनी न्यू प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस, हम्म। तो सर ये इसका 40% लिया है क्योंकि ये मतलब टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से रिलेटेड है इसलिए ना, यस। क्योंकि कंप्यूटर एक्सेसरीज का डेप्रिसिएशन होता है 40%। हाँ। यस सर। सर और ये 50th वाला, इफ पी लिमिटेड इन्वेस्ट 30 crore टू एक्वायर एंड इंस्टॉल, ये वाला न्यू प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 18-19 इट शैल बी अलाउड एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है 30 करोड़ का 20% मिल जाएगा। 30 crore का 20%, कितना आएगा? 6। हाँ तो यही आंसर आएगा। यस सर। सर और सर ये वाला जो है ना 54 वाला, जीजीसी लिमिटेड इज लोकेटेड इन बैकवर्ड एरिया। आंध्र प्रदेश में है तो आपने कोई मशीनरी ली है 20 लाख की, उसको आपने पुट टू यूज किया 1 जनवरी है। हाँ ये मेरे को समझा था सर, 1 मिनट और मेरे को क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ जी हाँ जी। मैंने आपको कल भेजे थे सर, ये देखो ये बताओ 28th वाला। HUF है सिचुएटेड गोवा में है, उसका कर्ता हैज डेलीगेट द पावर टू हिज एल्डेस्ट सन to YX in USA for his medical treatment and left India for the first time on 18 September. Y has full control over affairs of HUF. Y exercise partial control from India. तो HUF तो ROR बन गई। हाँ। और कर्ता जो है वो NR बन जाएगा क्योंकि वो 15 सितंबर को चला गया बाहर। तो सर इसमें ये नहीं चेक करना है मतलब 60 डेज पीछे के और 4 years 365 डेज? किसमें? ये इसमें कर्ता के केस में वो फर्स्ट टाइम गया है ना। एक सेकंड, कहाँ पे गया? उस लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 18 सितंबर 17। नहीं बट हमें तो असेसमेंट ये 1920 का बताना है ना। 1920 तो इट मींस इसका प्रीवियस ईयर क्या हो गया? 18-19 हो गया ना। हाँ। तो 18-19 में तो वो इंडिया में था ही नहीं। ओके ओके, मतलब वो कैंसिल ही हो गया, 60 वो देखना ही नहीं है फिर अगर हाँ वो तो था वो, नहीं। नहीं हाँ तो वो था ही नहीं, तो दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं है तो NR हो गया करता तो। ओके सर। सर और ये 11th वाला है ना, हम्म कर्ता ऑफ HUF इज NR, देन HUF क्या होगा, मतलब ये मतलब कैसे चेक करना है कर्ता और HUF का दोनों का रेसिडेंशियल स्टेटस? उसने बोला कर्ता जो है HUF को वो NR है, असेसमेंट ये 1920। तो HUF जो होगी वो कुछ भी हो सकती है, NR भी हो सकती है, RNOR भी हो सकती है, ROR, क्योंकि HUF का स्टेटस उसके कर्ता पे डिपेंड नहीं करता ना। HUF का ROR होना या RNOR होना वो कर्ता पे डिपेंड करता है। HUF का ROR होना या NOR होना वो कर्ता पे डिपेंड करता है ना। HUF R है या NR है वो तो उसके कंट्रोल पे डिपेंड करता है। ओके सर। और सर ये 12th वाला क्वेश्चन है ना, इफ इज अ कर्ता ऑफ HUF डूइंग बिजनेस इन पुणे is residing in Dubai for past 10 years and visited 20 years every year, तो सर ये कैसे आएगा? ये every year 20 days ही आ रहा है। Mr. P, कर्ता of HUF doing business at Pune. Mr. P is residing in Dubai for past 10 year and visit India for 20 days every year. हाँ तो आपका HUF तो रेजिडेंट बन गई है। हाँ। अब उसका कर्ता हर साल 20 दिन के लिए आ रहा है, इट मींस वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हाँ। तो एडिशनल कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो RNOR तो बनेगी। ओके तो इस ठीक है समझ गई। और सर ये 6th वाला जी सर, ये इसमें ऐसा दिया है कि इंडियन कंपनी उसके एम्प्लॉय को भेज रही है ना, तो इसमें जब इंडियन कंपनी का होता है तो चेक ही नहीं करना है कुछ भी। नहीं वो तो इंडियन कंपनी का स्टेटस, हमें इंडियन कंपनी का चेक तब नहीं करना होता जब इंडियन कंपनी का हमें स्टेटस निकालना होता है। यहाँ स्टेटस तो हमें उस पर्सन का निकालना है ना। यस। हाँ तो उस पर्सन का स्टेटस निकालना है
तो वो 2 साल के लिए बाहर जा रहा है 1 जुलाई 2018 को। उसके बाद इनकम टैक्स अथॉरिटी कह रही है मिस्टर पी इज अनएम्प्लॉयड एट द टाइम ऑफ लिविंग इन इंडिया, हैंस सेकंड बेसिक कंडीशन विल बी एप्लीकेबल, देयरफॉर मिस्टर पी इज रेजिडेंट इन इंडिया। गलत बोल रही है, हाँ तो एनआरई तो बनेगा, सही तो है आंसर। पर सर जो इंडियन कंपनी होती है ना, जो अगर कोई एम्प्लॉय खुद खुद इंडियन कंपनी में काम करे और उस कंपनी के काम के लिए बाहर जा रहा है, तो उसमें क्या मतलब 182 नहीं देखना होता है, ऐसा कुछ था ना? उसमें आपको जो एक्सेप्शन 1 है वो फॉलो नहीं होती आपकी। और जो 60 और 365 वाली है वो चेक करके पता करना है कि वो रेसिडेंट है या नहीं। हाँ, फिर हमें दोनों कंडीशन देखनी पड़ती हैं। अच्छा, पर सर इसमें तो वो फर्स्ट टाइम जा रहा है, किसमें? इसी में। तो इसने हमें ये नहीं कहा ना कि हमें किस साल का निकालना है, तो हमारे एग्जाम के लिए तो 2021 एप्लीकेबल है, 1920 में तो वो है ही नहीं। हाँ तो इसलिए वो एनआर हो गया ना। ठीक है सर, इसमें दिया ही नहीं है कि कौन से ईयर के लिए निकालना है। ठीक है सर, समझ गई मैं। थैंक यू। ओके जी, चलो जी। Sir, I also have a doubt, Shipra Rai. अब जिनके भी डाउट हैं वो मेरे से कल लेंगे, क्योंकि टाइमिंग आज हमारा 10:30 से 11:30 था। मेरी प्रोफेशनल की भी क्लासेस के बाद कल अगेन टाइम 10:30 बजे ही है जी। जिन जिनके डाउट्स है, कल भी है परसों भी है, अभी हमारे 2 डाउट सेशन है। तो आई होप आज इनके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, तो कल उनके डाउट्स नहीं होंगे तो कल वो अटेंड ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट जिनके डाउट्स बैलेंस बचे हैं तो कल वो सुबह 10:30 बजे मुझे मिलेंगे जी। ठीक है जी। Yes, sir. 10:30 Sir, वो बोलो। हेलो सर। हाँ जी सर, तो फिर कल रिवीजन नहीं होगा वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई और सप्लाई का? स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत रिवीजन करा देंगे 15 से 20 मिनट, उसके बाद फिर डाउट सेशन होगा। ठीक है सर। ठीक है, चलो जी। और रिवीजन सही से करके आना जी, ऐसे रिवीजन मत करके आना जैसे आप करके आए हो आज। ठीक है, और बाकी जो भी डाउट्स हैं उसको हम कल भी डिस्कस करेंगे, और फिर संडे को भी हमारा डाउट सेशन है, उस टाइम भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, चलो फिर मुलाकात करते हैं कल सुबह 10:30 बजे। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद जी। थैंक यू सर, जय हिंद। बाय बाय जी। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you.